Hello everyone, this is Ashayan with you and welcome to my channel. Before I move on, I would like to tell you that this video is going to be in Urdu language and the topic is law of supply. To understand law of supply, you have to spend only 20 minutes with me. And I'm sure after these 20 minutes, you will be able to understand law of supply and you don't have to contact to any other teacher to understand the same topic. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video of the same topic, law of supply. But to understand this topic, we have to go to our studios. So, here we go! वेलकम बैक और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। आज जो चीज़ें हम लॉ ऑफ सप्लाई में कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई इटसेल्फ, सप्लाई टेबल आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, सप्लाई की टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे और व्हाई इज सप्लाई कर्व एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। इस क्वेश्चन का हम आंसर डिटेल में समझेंगे। चलिए जी, सप्लाई लॉ को समझने के लिए आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सप्लाई बेसिकली बात किसकी करता है। डिमांड में जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिमांड लॉ बायर साइड के पर्सपेक्टिव को डिस्कस करता है, लेकिन सप्लाई लॉ सिर्फ सेलर के साइड के पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेगा। फॉरगेट अबाउट बायर साइड। बायर साइड पे वो क्या सोचेगा, वो लेगा प्रोडक्ट या नहीं लेगा, आपने एज्यूम ये करना होता है सप्लाई कर्व के अंदर कि वो प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। बाकी तमाम चीज़ें सिर्फ सप्लायर साइड की डिस्कस होती हैं, क्योंकि जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं और सप्लाई के लॉ को पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है। ऐसा तो नहीं होता कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। उसके लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला ये है मेरे पास कि भाई आप परचेजिंग साइड की सारी बातें भूल जाएं, आप सिर्फ सेलर साइड की बातें याद रखिए, वो आगे आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि इकोनॉमिक्स की ज़बान में सप्लाई किसी चीज़ को कब डिक्लेयर किया जाता है। हमने डिमांड में पढ़ा था कि 3 कंडीशंस का मीट करना लाजमी है। इसी तरह सप्लाई के अंदर भी 3 कंडीशंस का मीट करना लाजमी है किसी भी चीज़ को सप्लाई डिक्लेयर करने के लिए। सबसे पहली कंडीशन जो आप यहाँ देख रहे हैं वो है विलिंगनेस टू सेल। जो सेलर है उसमें विलिंगनेस हो कि वो प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है या वो प्रोडक्ट को सेल करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड मेक द आइटम अवेलेबल। जो सेलर है बेसिकली उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इतनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके जितनी के मार्केट डिमांड है। और दूसरा, अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है और वो सिर्फ सेलर है तो एटलीस्ट वो प्रोडक्ट को अवेलेबल कर सके उतना जितनी मार्केट डिमांड है। तो ये कंडीशंस का मीट करना लाजमी है किसी भी चीज़ को इकोनॉमिक्स की ज़बान में सप्लाई डिक्लेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, assumptions ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई की assumption में सबसे पहली है कि द इनकम ऑफ बायर एंड द सेलर रिमेन्स अनचेंज्ड। दोनों की इनकम जो है वो फिक्स्ड हैं, चेंज नहीं होंगी। ये बात जहन में रखिएगा कि जो assumptions हैं यही सेफरस पैरेबस की कंडीशंस हैं। अगर इसमें से किसी में चेंज आएगा तो लॉ ऑफ सप्लाई ख़त्म हो जाएगा और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व फॉर्म हो जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर रिमेन अनचेंज। ये बात बायर साइड के ऊपर है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये आपको एज्यूम करना ही करना होता है सप्लाई लॉ के अंदर कि जो भी प्रोडक्ट मौजूद है या जो भी प्रोडक्ट बेची जा रही है सब बायर उसे खरीदेगा ही खरीदेगा। तो ये एज्यूम करना लाजमी है कि बायर साइड के ऊपर जो टेस्ट है वो अनचेंज है, वो ये प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी है। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये बात किस तरफ है, ये सप्लायर साइड के ऊपर है कि सप्लायर साइड पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आया। अच्छा, टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन इज शॉर्ट। हाँ, सप्लाई
लॉ के अंदर ये बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर सप्लाई लॉ सिर्फ अप्लाई होता है, लॉन्ग टर्म के अंदर सप्लाई लॉ नहीं अप्लाई होता। दूसरी कंडीशन है वो इकोनॉमिक्स की दूसरी, हम लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व वगैरह वो हम दूसरी वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, द टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। हाँ, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी नहीं आया है। अगर आपको सप्लाई लॉ को साबित करना है तो ये सारे assumptions हैं जिनको आपको फिक्स करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं आया, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया तो जाहिर है फिर सप्लाई कर्व नहीं रहेगा, वो शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व की तरफ चला जाएगा, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व नहीं होगा। प्रोड्यूसर इज रैशनल, नेचुरल फैक्टर ज़मीन स्टेबल, कोई डिज़ास्टर नहीं हुआ, कोई तूफान नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, तो नेचुरल तमाम फैक्टर्स जो हैं वो अनचेंज्ड हैं, सेम है। हाँ, अनचेंज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट ने कोई सप्लायर साइड के ऊपर प्रोडक्शन पे या किसी चीज़ पे कोई टैक्स नहीं लगाया, ये सारे रूल्स जो हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, गवर्नमेंट के किसी रूल रेगुलेशन में चेंज नहीं आया और कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में भी नहीं आया, तो मार्केट भी बिल्कुल फिक्स्ड है। सारी एजम्पशंस को आप ये कंसीडर कर लें कि ये सब फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बड़े मज़े की है, प्राइस ऊपर गई, सप्लाई भी ऊपर गई, प्राइस नीचे आई, क्वांटिटी सप्लाई भी नीचे आ गई। अच्छा, और ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, आप ग्राफ को देखिए, बड़े मज़े का ग्राफ है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है, क्वांटिटी सप्लाई भी आगे बढ़ रही है और ये सप्लाई कर्व आपके सामने आ गया। अच्छा, अब देखिए सप्लाई लॉ में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों एक ही सिमत में बढ़ते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी। इसीलिए जो सप्लाई का कर्व है या सप्लाई का ग्राफ है, बेसिकली इसे कर्व कहते हैं इकोनॉमिक्स की ज़बान में, वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कहलाता है, कि वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इसलिए क्योंकि प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, तो जब आप इन तमाम पॉइंट्स को मैच करते हैं तो आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। अगर प्राइस नीचे आ रही है तो सप्लाई भी आपकी मूव करेगी टुवर्ड ओरिजिन, तो ये आपका सप्लाई कर्व उस सूरत में भी एक अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। ठीक है, वो भी आपका इसी तरह से बनेगा। अच्छा, अब मुझसे कई दफ़ा स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर नहीं बात समझ में आती कि whenever the price of any commodity increases its quantity supplied also increases, क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हम तो नॉर्मली ये देखते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं। बिल्कुल जो जुमला आपने कहा है वो एग्जैक्टली सही जुमला है, लेकिन ये जुमला लॉ ऑफ डिमांड पे अप्लाई होता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप सप्लाई के लॉ को पढ़ेंगे तो आप भूल जाएं कि डिमांड साइड पे प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भूल जाएं। बायर के डिसीजन पे प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपका कंसर्न नहीं है, बल्कि आपने सप्लाई लॉ में ये सोचना है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर पे क्या इफेक्ट होगा। भाई प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसका मुनाफा बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। और मैंने आपसे क्या कहा, ये अजम्पशन सप्लाई लॉ को साबित करने के लिए लाजमी है कि जितनी प्रोडक्शन की जा रही है उतनी ही डिमांड भी मार्केट में मौजूद है। ये अजम्पशंस हैं, इन अजम्पशंस को अप्लाई करना लाजमी है। तो अब ये सोचिए कि अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो $100 का एक यूनिट था, तो ठीक ठाक अमाउंट जो है वो सप्लायर जनरेट कर रहा था। प्राइस इंक्रीज हुई तो अब उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि उतने ज्यादा आइटम बिकेंगे तो उसको एप्रिसिएशन मिलेगी। जब उसको एप्रिसिएशन मिलेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड वो और बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा तो वो अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज करता चला जाएगा। दैट इज द रीजन कि प्राइस तो इंक्रीज हो रही है, साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सेलर साइड का पर्सपेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी पर्सपेक्टिव में ये बताया जा रहा है कि वो सेलर मोटिवेट होता जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और वो क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाता चला जा रहा है। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं।
यहां पे देखिए लॉ ऑफ सप्लाई की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप गौर से पढ़िए। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। डिमांड में क्या था? नेगेटिव, इनवर्स। यहां पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि दोनों प्लस 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 माइनस 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 चल रहे हैं, ठीक है। There is a positive relationship between quantity of a good or service supplied over a particular time period and its price. Ceteris paribus और all other variables remain constant। ये जुमला मैंने यहाँ लिखा है। सप्लाई लॉ आपका एक्सेप्ट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप इस जुमले को अपने सप्लाई लॉ में ना लिख दें। या तो आप ceteris paribus लिखें या फिर आप ऑल अदर वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट लिखें। अगर आपने दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा तो सप्लाई लॉ का आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये कंडीशन लाजमी है सप्लाई लॉ को भी साबित करने के लिए। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों है? पॉजिटिव रिलेशनशिप इसीलिए है कि प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। दैट इज द रीजन उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब दूसरी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीजेस, द क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो इंक्रीज, एज द प्राइस डिक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो डिक्रीजेस। ceteris paribus। इनफ। ये डेफिनेशन भी पूरी लॉ ऑफ सप्लाई की सही डेफिनेशन है। लास्ट डेफिनेशन बहुत इजी वर्डिंग्स में मैंने लिख दी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही हो टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए। तो यहां लिखी है, वेन एवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेज एंड द डिक्रीज प्राइस विल रिजल्ट इन डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड। ceteris paribus। ये जुमला जरूर लिख दीजिएगा, ceteris paribus ये जरूर लिख दीजिएगा, नहीं लिखा तो लॉ आपका गलत हो जाएगा। बात यहां पे आपको समझ आ गई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज क्वांटिटी सप्लाइड? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ये बात जहन में रखिएगा कि सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई दोनों अलग अलग चीजें। सप्लाई एक बिग पिक्चर है, क्वांटिटी सप्लाई का मतलब ये है कि हर ऑफर्ड प्राइस पे कितनी प्रोडक्ट, कितनी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड। जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि अगर $20 पे कितनी प्रोडक्ट सप्लाई की गई, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई नहीं है ये क्वांटिटी सप्लाइड है। गौर से पढ़िए, वो लिखा हुआ है कि द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एनी गुड is the amount that seller are willing and able to sell at that price। उस given price पे कितनी number of units सेल किए जा रहे हैं, that is called quantity supplied। अगली बात जो है यहाँ पे, what is supply schedule? supply schedule क्या होता है? इसका आंसर पढ़ने, the table that shows a relationship between price and quantity supplied। प्लीज देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं कि वो सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे होते। सप्लाई शेड्यूल ये है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो दिख रहा है आपको, ये जो कोने पे लिखा हुआ है, बेसिकली एक कॉलम में आपने प्राइस ले ली, एक कॉलम में आपने क्वांटिटी सप्लाइड ले ली। दिस इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल। प्लीज बिल्कुल जहन में रखिए इस चीज को। सप्लाई कर्व वो ग्राफ है जो हम ड्रॉ करते हैं, ये सप्लाई शेड्यूल है जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को मेंशन करते हैं। और दूसरी बात जहन में रखिएगा कि आप प्राइस को देख रहे हैं कि प्राइस मुस्तकिल इंक्रीज हो रही है 5, 10, 15, 20, तो दूसरी साइड पे क्वांटिटी सप्लाइड के नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। गलती से भी इनको उल्टा मत लिख दीजिएगा। अगर उल्टा लिख दिया कि ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर, तो सप्लाई का शेड्यूल ही गलत हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ने आपसे शेड्यूल बनाने के लिए कहा है तो आपको सिर्फ ये बनाना है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई इज सप्लाई कर्व एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अच्छा, ये जो जुमला है, देखें इकोनॉमिक्स में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं कि वो बस फिक्स्ड हैं और आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि यार वो टर्मिनोलॉजीज क्यों हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि डॉक्टर से पूछें इस दवा का नाम ये क्यों है, ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब ये है कि वो दवा आपको ट्रीट करे, दैट्स इट। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। सप्लाई कर्व एक तो कर्व का नाम, दूसरा अपवर्ड का नाम, तीसरा स्लोपिंग का नाम। समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल ये एक फिक्स जुमला है। सप्लाई का जो ग्राफ है उसको सप्लाई कर्व कहा जाता है, वो अपवर्ड होता है, और उसको स्लोपिंग, उसको स्लोप जो है वो अपवर्ड जा रहा होता है, दैट इज द रीजन उसको अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कहते हैं। अच्छा,
अब इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करेंगे? आप लिखेंगे व्हेन द मार्केट प्राइस राइजेस द प्रोडक्ट बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल फॉर सप्लायर, ही गेट्स मोटिवेटेड एंड इंक्रीजेस द सप्लाई इन द मार्केट, क्वांटिटी सप्लाई keep increasing parallel to the increase in prices. Both price and quantity supplied are directly proportional to each other. क्योंकि quantity supply और price दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्यों बढ़ती हैं कि जनाब प्राइस बढ़ रही है तो साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। उसका रीज़न यही है कि हम सप्लाई पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों चीजें पॉजिटिव इंक्रीज हो रही हैं तो सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। क्लियर हो गई ये बात? ये एग्जाम का आंसर है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मोस्टली आ ही जाता है, तो यही आंसर लिख दीजिएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। अच्छा जनाब, अब हमारी लेसन तकरीबन अपने अख्तिताम को पहुंचता है, हम लेसन का रैप अप कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? हमने आज ये पढ़ा कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट एज द प्राइस इंक्रीजेज मोर गुड्स विल बी सप्लाइड बाय फर्म, एज द प्राइस डिक्रीजेज वाइस वर्सा। ये नीचे आ जाएंगी आपकी गुड्स और सर्विसेज। बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको गौर से देख लें। सप्लाई कर्व में S स्टैंड्स फॉर सप्लाई कर्व, S स्टैंड्स फॉर सप्लाई कर्व, ये जहन में रखिएगा। जो पूरा ग्राफ ड्रॉ हो रहा होता है ना, उसे आप S नहीं कहते, वो तो सप्लाई कर्व कहलाता है, सप्लाई का ग्राफ कहलाता है। ये जो सप्लाई की लाइन ड्रॉ होती है ना, जो ऊपर को जा रहा है, एक एरो से मैंने एक लाइन बनाई थी ऊपर को जाती हुई, इसको आप S से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं सप्लाई कर्व। ठीक है। P stands for price, QTS stands for quantity supplied. Movable determinants are price and quantity supplied, and ceteris paribus क्या है कि all other variables जो हमने सबसे पहले assumptions पढ़े थे, they are fixed and unchanged. This was the law of supply. उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लॉ ऑफ सप्लाई का टॉपिक समझ आ गया होगा, मगर ना ही इकोनॉमिक्स अभी ख़त्म हुई है, ना सप्लाई का टॉपिक अभी ख़त्म हुआ है। बेशुमार दूसरी वीडियोस आ रही हैं, मेरे साथ बंधे रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो दूसरों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोग मेरी वीडियोस से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।